गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अजय सिंह है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसा कि साइंस होती क्या है और इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे तो बात करें कि जो साइंस है, विज्ञान है, हमारे प्रकृति के कण-कण में मौजूद है। आप किसी भी चीज़ की कल्पना बिना साइंस के नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, उसमें साइंस के क्वेश्चन 5 से 10 नंबर के देखने को मिलते हैं। चाहे वो आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, आपको साइंस देखने को मिलता है। बात करते हैं कि साइंस होती क्या है? तो स्कूलों में हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती थी कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को या पदार्थ के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कि साइंस की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से ली गई है। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू नो। साइंस जो है साइंस जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के बारे में जितनी अधिक आप जानकारी इकट्ठे कर सकते हो, वो जानना ही, वो नॉलेज ही क्या कहलाता है? वो नॉलेज ही साइंस या वो नॉलेज ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हमें साइंस पढ़नी क्यों चाहिए, साइंस हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो साइंस हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन आए वो हमारे गलत ना हो, क्योंकि हमें एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। तो एग्जाम को पास करने के लिए, एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, विज्ञान को पढ़ना है। तो आप जान चुके होंगे विज्ञान क्या है। तो प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। या किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के बारे में आप जितनी ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा कर सको, वो विज्ञान कहलाता है। हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा क्यों पढ़ना है, एग्जाम को पास करना है। अब हमारे एग्जाम में हम बात करते हैं कि साइंस हमें कितनी पढ़नी है। हमें अपने एग्जाम में साइंस कितनी पढ़नी है? तो साइंस को हम लगभग क्लास 6 से हम लगातार पढ़ रहे हैं, क्लास 6, 7, 12 तक, यहाँ तक कि बीएससी, एमएससी भी साइंस से हो जाती है। लेकिन हमें कंपटीशन में कहाँ तक पढ़ना है? तो हमें कंपटीशन में साइंस को सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस पढ़नी है। साइंस में हमें बायोलॉजिकल साइंस पढ़नी है। इसके बाद हमें फिजिकल साइंस पढ़नी है, फिजिकल साइंस पढ़नी है। और इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। अब जो बायोलॉजिकल साइंस है, इस बायोलॉजिकल साइंस में हमें किन किन चीजों को देखना है? तो यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले जूलॉजी को, सबसे पहले जूलॉजी को, और इसमें हमें देखना है बॉटनी को। हम जूलॉजी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जूलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे सिलेबस में बॉटनी के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसके अलावा फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में हम बात करेंगे फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन फिजिक्स के भी आते हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। इसमें हमें जो जानकारी चाहिए वो है इसरो की और वो है डीआरडीओ की, इनकी चीजें। हालांकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से रिलेट होता है। तो यहाँ की जानकारी आपको करंट अफेयर की क्लासों में मिल जाती है। बात करते हैं साइंस में, तो साइंस की क्लास में आपको पढ़ना होता है मेनली जूलॉजी को, मेनली बॉटनी को,
इसके बाद फिजिक्स को, या इसके बाद केमिस्ट्री को। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसा भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम का क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ये बायोलॉजी है क्या? तो जो बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा, एक भाषा है ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और दूसरा है लॉजी, दूसरा है लॉजी, बायोस और लॉजी। ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लॉजी जो लिया गया है। जो बायोस है, इस बायोस का जो इंग्लिश मतलब, ये जो शब्द है बायोस वो तो ग्रीक भाषा का है, इसका इंग्लिश सब मतलब क्या है? तो इसका इंग्लिश मतलब है लिविंग्स। क्या है इसका इंग्लिश मतलब? जो देखने को मिलता है हमें, वो मिलता है लिविंग्स। और लॉजी का जो इंग्लिश मतलब हमें देखने को मिलता है वो है स्टडी। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जो बायोस है उसका इंग्लिश मतलब है लिविंग्स और लॉजी का इंग्लिश मतलब है स्टडी। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर बायोलॉजी क्या है, तो आप आसानी से आप जवाब दे सकते हो कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग्स। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग्स, मतलब सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी ही क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन कहलाता है। लेकिन फिर यहीं से हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि जो सर सजीवों का अध्ययन तो ठीक है, हमने मान लिया कि सजीवों का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है, तो ये सजीव क्या है? फिर यहीं से क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज लिविंग्स, ये सजीव क्या है? सजीव आप किन्हें कहते हो? सजीव क्या है? इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? क्या मेरे हाथ में जो पेन है या मैं जिस बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्या वो सजीव हैं? है तो कैसे हैं, और नहीं है तो कैसे नहीं है? कोई क्वालिटीज, कोई प्रॉपर्टीज तो आपको पता होगी। तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमें पता है कि सजीव क्या है। तो वे पदार्थ, वे वस्तुएं जिनमें क्या हो, जिनमें पोषण का गुण पाया जाता है, जिनमें न्यूट्रिशन का गुण पाया जाता है, जिनमें पोषण का गुण। पोषण का गुण का मतलब है कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, कुत्ता बिल्ली किसी की भी बात करें, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की बात करें, तो वो जीवित रहने के लिए, अपने डेली रूटीन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा उन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उनमें पोषण का गुण होना चाहिए। वो भोजन को क्या करते हो? भोजन को ग्रहण करते हो। इसके अलावा, इसके अलावा उनमें, उनका शरीर, उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? विकसित होनी चाहिए। उनका शरीर कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। बॉडी का ग्रोथ होना चाहिए और बॉडी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, शरीर का विकास भी होना चाहिए। अगर है तो वो क्या है? वो सजीव है। इसके अलावा सजीव की और पहचान क्या है? तो सजीव की और पहचान है कि उनमें रिप्रोडक्शन, उनमें रिप्रोडक्शन का भी गुण होना चाहिए। उनमें रिप्रोडक्शन का भी क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का हिंदी जो मतलब है, हिंदी मतलब है प्रजनन की क्षमता। उनमें क्या होना चाहिए? उनमें प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए। तो सर ये प्रजनन की क्षमता क्या चीज है? तो प्रजनन की क्षमता की बात करते हैं कि सजीवों का वह पावर होता है, सजीवों की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वो अपने ही जैसे जीवों को क्या कर सके? अपने ही जैसे जीवों को वो उत्पन्न कर सके। तो उनमें प्रजनन की भी क्षमता हो गई। इसके अलावा उनमें क्या होना चाहिए?
वो सर श्वसन भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? श्वसन का भी गुण होना चाहिए। श्वसन का भी गुण होना चाहिए। मेरे हाथ में ये पेन है, ये सांस नहीं लेता, लेकिन मैं हूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं सांस लेता हूं क्योंकि मैं सजीव हूं। ये मार्कर सजीव नहीं है, तो सजीवों की एक सबसे बड़ी पहचान है कि उनमें श्वसन का भी गुण होना चाहिए। इसके अलावा उनमें, सजीवों में किसका गुण होना चाहिए? सजीवों में उत्सर्जन का गुण, उत्सर्जन का गुण होना चाहिए। सजीवों में उत्सर्जन का गुण होना चाहिए। लेकिन पेड़ पौधों के लिए कंडीशन होती है, पेड़ पौधे उत्सर्जन नहीं करते, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधों में कौन सा गुण होना चाहिए? पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपायरेशन की क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो सजीव किस प्रकार से हैं कि वो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को पचाते हैं, उनका जन्म होता है और जन्म के साथ ही शरीर का क्या होता है? विकास होने लगता है। वो प्रजनन करते हैं, मतलब अपने ही जैसे जीवों को क्या वो कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अगर ये सभी चीजें हैं, अगर ये सभी चीजें हैं, तो वे चीजें क्या कहलाएंगी? वे चीजें सजीव कहलाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि एक महान वैज्ञानिक हुए, नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्लस लिनियस। इस शब्द को याद रखना, आपके एमपी पुलिस में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्लस लिनियस, जिनका नाम कार्लस लिनियस था। इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी। क्योंकि काफी पुरानी बात है, उस समय आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, तो ये डायरियां, नोट वगैरह ही लिखते थे, जिससे उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन्होंने एक किताब लिखी और इनकी किताब याद रखना एग्जाम में आ चुकी है। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो कार्लस लिनियस जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस किताब में इन्होंने, ध्यान देना, इस किताब में उन्होंने क्या बताया? इस किताब में उन्होंने जो सजीव है, जो सजीव है, जो लिविंग्स है, इस सजीव को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। इस बुक में इन्होंने सजीव को दो भागों में बांटा। सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं एनिमल की। और इन्होंने सजीवों को दूसरा हिस्सा प्लांट, इन्होंने सजीवों को एनिमल और प्लांट में क्या कर दिया? बांट। क्वेश्चन आएगा कि बंटवारा, वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? तो कार्लस लिनियस ने किया। हमें कैसे पता? आपको कैसे पता? तो आप बताओगे कि इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक से हमें क्या पता चलती है? इस बुक से हमें जानकारी पता चलती है। क्या पता चलती है? कि सर सजीव को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले है एनिमल और इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्लांट। तो यहाँ पे कुछ दो चार क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहले बांटने का क्रम इन्होंने ही शुरुआत की थी, और साइंस में बांटने को कहते हैं वर्गीकरण। किसी का अगर क्लासिफाई करना है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हिंदी में बात करें तो वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन। तो वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण का जो अध्ययन है वो दोस्तों कहलाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, या इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही वार्गिकी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो आपको टिक लगाना है टैक्सोनॉमी पर कि सर स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है?
वार्गिकी कहलाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, पिछली बार जो पुलिस का एग्जाम आया था उसमें पूछा गया था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जिसने सबसे पहले वर्गीकरण किया उसे ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपको लिखना है जो कार्लस लीनियस है, जो कार्लस लीनियस है, इन्हीं कार्लस लीनियस को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। या फिर दूसरी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? टैक्सोनॉमी। तभी आपका आंसर क्या होगा? तब भी आपका आंसर कार्लस लीनियस होगा। इनकी किताब का नाम याद रखना, इनकी किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो बायोलॉजी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी शब्द, ये जो बायोलॉजी टर्म जो मैंने आपके सामने लिख रखी है, इस बायोलॉजी टर्म या इसे हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसे हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। इस बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, इस बायोलॉजी सर्व जो शब्द है, ये जो बायोलॉजी टर्म है, इस बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क। याद रखना इस नाम को, लेमार्क। और दूसरे वैज्ञानिक हैं ट्रेवी रेनस। दूसरे वैज्ञानिक हैं ट्रेवी रेनस। तो याद रखना, टाइमिंग भी आपको बता दें तो 1801 में, 1801 में एक वैज्ञानिक थे लेमार्क और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेवी रेनस। इन्होंने 1801 में ही बायोलॉजी टर्म जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस टर्म का सबसे पहले उपयोग किया था। अब बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है? तो बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो, बायोलॉजी में हमें दो चीजें पढ़नी है। बायोलॉजी में हमें दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है जूलॉजी और दूसरा हमें पढ़ना होता है बॉटनी। दूसरा हमें पढ़ना होता है बॉटनी। जूलॉजी की बात करते हैं कि जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। तो जूलॉजी में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसकी हिंदी बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान या फिर इसे ही पादप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पादप विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो जूलॉजी है, ये जूलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के, ये जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द, सबसे पहला है जून और दूसरा है लॉजी। एक ग्रीक भाषा के दो शब्द जून और लॉजी से लिया गया है। अगर हम इस जून के शुरुआती तीन अक्षरों को देखते हैं तो एक मीनिंग निकल के आती है जू। और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर जहाँ पे जानवर निवास करते हैं। तो जून का एक ग्रीक भाषा शब्द है और इसका इंग्लिश जो मतलब होता है वो होता है एनिमल। इसका जो इंग्लिश निकल के आता है वो है एनिमल। और ये जो लॉजी है, इस लॉजी का मतलब है स्टडी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जूलॉजी, जूलॉजी क्या है, तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल क्या कहलाता है? तो आपका जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान कहलाता है। इसी क्रम में बात करते हैं बॉटनी की कि बॉटनी क्या है। तो यहाँ पे याद रखना, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों का अध्ययन ही, पेड़ पौधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान या फिर पादप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो, हमारे इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी फादर रिलेटेड, जनक से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक हेडिंग बनेगी, सम इम्पोर्टेंट फादर, सम इम्पोर्टेंट फादर ऑफ बायोलॉजी। सम इम्पोर्टेंट ऑफ फादर
बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण जनक, क्योंकि जनकों से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर यहां पे हम एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि इन दोनों के जनक एक ही हैं। इन दोनों के जनक एक ही हैं और इनका नाम है अरस्तु। इनका नाम क्या है? तो अरस्तु है। याद रखना, अरस्तु जो है वो हिंदी टर्म में लिखा जाता है। जब कभी क्वेश्चन का ऑप्शन इंग्लिश टर्म में आएगा तो आपको अरस्तु नहीं मिलने वाला। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो होगा वो अरस्तु तो है, लेकिन आप में इंग्लिश में अरस्तु लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या नाम लिख के आएगा? अरिस्टोटल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अरिस्टोटल लिखा हुआ मिलेगा। अब याद रखना कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया? इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इन्हें इतना बड़ा सम्मान, इस पूरे सब्जेक्ट का क्या बना दिया? इन्हें पिता बना दिया। तो याद रखना, इन्होंने एक किताब लिखी। इन्होंने एक किताब लिखी। क्वेश्चन आएगा कि अरस्तु के द्वारा लिखी हुई किताब क्या है? तो अरस्तु के द्वारा जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। इनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। इनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। इस किताब में इन्होंने क्या किया? इस किताब में इन्होंने क्या किया? 500 प्रकार के 500 प्रकार के जीवों के बारे में 500 प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन किया और हमें 500 प्रकार के जीवों की जानकारी उपलब्ध कराई। इसीलिए इनके सम्मान में अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी का क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। इसके आगे बात करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए कि सर थियोफ्रेस्टस को थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्लिक होगा कि सर इन्हें फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है? इन्होंने ऐसे क्या कर दिया? हर किसी को बाप तो नहीं बनाया जा सकता, तो इन्हें इतने बड़े सब्जेक्ट का पिता कैसे बना दिया? तो इन्होंने कुछ विशेष किया होगा, तभी इतने बड़े सब्जेक्ट का इन्हें क्या किया गया? पिता बनाया गया। तो इन्होंने जो भी कुछ किया होगा तो इन्होंने एक किताब लिखी होगी, क्योंकि पुराने वैज्ञानिक क्या करते थे? किताब लिखते थे, क्योंकि उस समय पे कैमरे उपलब्ध नहीं थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखना, इनकी किताब में तुम्हें प्लांट शब्द छिपा हुआ मिलेगा और अरस्तु की किताब में आपको एनिमल छिपा हुआ मिलेगा। बस यही अंतर है इन दोनों की किताबों में। इन्होंने भी क्या काम किया? तो इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों की 500 प्रकार के पेड़ पौधों की क्या की? जानकारी उपलब्ध कराई। इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च किया और इसकी जानकारी सभी लोगों को प्रदान की थी। अब इसी क्रम में कई सारे फादर्स और भी हैं, जैसे फादर ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गया, विकासवाद का जनक हो गया, तो और भी चीजें हैं। लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले एक टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फादर्स तो कई भी हैं और स्टूडेंट कहीं से भी इन्हें पढ़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक टॉपिक से। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोषण। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोषण, या इसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे ही हम न्यूट्रिशन या फिर पोषण कहते हैं। सवाल ये उठता है कि पोषण या ये न्यूट्रिशन है क्या? इसे कितने प्रकार का है? इसकी हमें जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये पोषण है क्या? पोषण कहते किसे हैं?
तो इसका आंसर है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, तो भोज्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, तो पोषण कहलाती है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व सबसे पहले क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बाद वसा होती है, इसके बाद प्रोटीन होती है, इसके बाद विटामिन होती है, इसके बाद जल एवं खनिज होती है। इसके अलावा जल एवं खनिज होती है। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, तो वही पोषण कहलाता है। बात करते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व है हमारे कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व है वसा, पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन और जल एवं खनिज। अब बात करते हैं कि इन पोषक तत्वों की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, इन पोषक तत्वों को हमने खाया क्यों, इन पोषक तत्वों को हमने क्यों खाया था। देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्यों खाया था, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हमने खाया था ऊर्जा के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें दिन में पूरा दिन काम करने के लिए, यहां तक सोने तक के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के लिए कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार हमारा कितना भी सुंदर शरीर हो, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो वो शरीर कोई काम का नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाएंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। हम वसा क्यों खाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। वसा भी हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग क्यों करते हैं, तो ऊर्जा के लिए करते हैं। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है, इससे हमें सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे हमें सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन आए कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर किसे कहते हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन में आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाता है, यह इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। अब आपसे क्वेश्चन और आएगा कि सबसे जल्दी तो देता है लेकिन कितनी, तो याद रखना 1 ग्राम अणु से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। 1 ग्राम अणु से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं वसा, क्योंकि वसा का उपयोग भी हम किसके लिए करते हैं, तो वसा का उपयोग भी हम एनर्जी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वसा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है सबसे ज्यादा। अगर आपको सबसे जल्दी चाहिए तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को खाओ, अगर आपको सबसे ज्यादा चाहिए तो आपको वसा को खाना चाहिए। इसके 1 ग्राम से कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम अणु से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलेगी वो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा का प्रयोग आप एनर्जी के लिए नहीं करते हो, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन का काम है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन का काम है शरीर का वृद्धि एवं विकास, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर का वृद्धि एवं विकास, इसका काम क्या है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर का वृद्धि एवं विकास करना। अब बात करते हैं विटामिन। तो याद रखना, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि विटामिन हमें क्या करता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन क्या करता है, तो यह हमें बीमारियों से बचाता है। इसी प्रकार एक खनिज है,
एक खनिज भी आपको क्या करेगा, एक खनिज भी आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। तो पोषण क्या था, तो खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वही पोषण कहलाती है। अब पोषक तत्व कौन से थे, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये पोषण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना पोषण 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार का है, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन या इसे हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। दूसरा है, जो दूसरा टाइप है वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, इसे क्या कहेंगे हिंदी में, इसे कहेंगे अल्प पोषण। तीसरा जो है वो है माल न्यूट्रिशन, या इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कुपोषण कहा जाता है। जो पोषण है वो 3 टाइप का होता है, सुपोषण, अल्प पोषण और कुपोषण। बात करते हैं कि ये सुपोषण क्या चीज है, अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन क्या चीज है। तो याद रखना, जब हमारे भोजन में हम कोई भी, चाहे सुबह का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, जब हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों की क्या हो, सभी पोषक तत्वों की मौजूदगी हो, सभी पोषक तत्व क्या हो, अवेलेबल हो। सभी पोषक तत्वों का मतलब है कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, जल एवं खनिज, सभी पोषक तत्व क्या हैं, जब क्या हो, जब सभी पोषक तत्व मौजूद हो, सभी पोषक तत्व क्या हो, सभी पोषक तत्व क्या हो, मौजूद हो, तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, ऐसा भोजन प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर सुपोषण कहलाता है। जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों की, चाहे 1 या 2, कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए, कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो सब्जी तो है लेकिन दाल नहीं है, तो सब्जी में आपको आलू की सब्जी आप खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। सूखी सब्जी खा रहे हो तो हो सकता है विटामिन भी मिल जाए आपको, लेकिन जो प्रोटीन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो मैक्सिमम प्रोटीन जो हमें मिलती है वो दाल से मिलती है। तो कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। या फिर आप रोटी खा रहे हो तो हो सकता है उसमें घी या बटर नहीं लगा हुआ है, तो कुछ एक पोषक तत्वों की कमी ही क्या कहलाएगी, आपका अंडर न्यूट्रिशन या फिर अल्प पोषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी पोषक तत्वों की कमी, सभी पोषक तत्वों की, सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर पेट अगर कोई भर पा रहा है वही उसके लिए बड़ी बात है। यहाँ पे जो व्यक्ति मौजूद है जो कुपोषित होगा उसका पेट भी दिन में नहीं भर पा रहा होगा। तो सभी पोषक तत्वों की क्या है कमी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कुपोषण कहलाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि सर मेथड क्या है, पोषण बनाने का मेथड क्या है, पोषण की विधि क्या है, और विधि के आधार पे जीव कितने प्रकार के हैं। तो पोषण की जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। पोषण की विधि जो है वो 2 प्रकार की है। सबसे पहली विधि का नाम है ऑटोट्रॉफ, सबसे पहली विधि का नाम है ऑटोट्रॉफ, या इसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, इसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। और दूसरी विधि का जो नाम है वो है हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, और इसे कहते हैं परपोषी, इसे कहते हैं परपोषी। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोट्रॉफ को। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ है, इस ऑटोट्रॉफ के हम 4 अक्षर को अगर सबसे पहले उठाते हैं, इन 4 अक्षरों को उठाते हैं तो इनका जो काम है मतलब क्या है, सेल्फ। और सेल्फ का मतलब जो होता है वो होता है खुद से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वे सजीव, वे लिविंग्स, वे सजीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन क्या बनाते हो, खुद से तैयार कर लेते हो।
खुद से तैयार करते हो, वे सजीव जो अपना भोजन क्या करते हो, खुद से तैयार करते हो। तो एक सजीव आप हमें बताएं कि वो सजीव क्या है। तो आप बताओगे कि सर जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, जो पादप जगत है, जो प्लांट किंगडम है, जो पादप जगत है, वो सर अपना भोजन खुद से तैयार करता है। मतलब जो प्लांट हैं वो कैसे हैं, वो स्वपोषी हैं। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके भोजन बनाने की प्रोसेस क्या है, वो भोजन किस विधि से तैयार करते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि जो प्लांट है वो सर फोटोसिंथेसिस, कौन सी प्रोसेस करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस, या फिर वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो सर परपोषी की क्या कहानी है, तो नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि वे सजीव जो भोजन के लिए किस पे निर्भर हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं हम कि दूसरों पर निर्भर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने प्लांट किंगडम लिख दिया, लेकिन यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सबसे पहले आप बोलोगे एनिमल, ये बच्चे बच्चे को भी पता है कि एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर ह्यूमन, ये भी सबको पता है कि ह्यूमन होते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम में पिछली बार आए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका अमरबेल, पहला एग्जाम्पल है इसका अमरबेल। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समस्या हुई थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अमरबेल ऑप्शन में नहीं मिला था। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है अमरबेल की, वो है कसकटा। वो क्या है, कसकटा। क्वेश्चन आया था कि निम्न में से परपोषी कौन है, तो कौन है, तो कसकटा या फिर अमरबेल। क्योंकि जब अमरबेल हम पढ़ते हैं तो कैसा लगता है कि पेड़ है, और पेड़ कैसा है, स्वपोषी है। तो कसकटा, अमरबेल की इंग्लिश याद रखोगे कसकटा। इसके अलावा घटपर्णी, घटपर्णी याद रहे कि घटपर्णी एक पौधा है, घटपर्णी एक पौधा है। पौधे को देख के आप स्वपोषी नहीं लगाओगे, तो याद रखना घटपर्णी कैसा है, तो एक हेट्रोट्रॉप है, परपोषी है। लेकिन समस्या वही है, इसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आएगा तब दिक्कत होती है। तो इस घटपर्णी को इंग्लिश में कहते हैं पिचर प्लांट। क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा एक पौधा और है, वीनस फ्लाई कैचर, वीनस फ्लाई कैचर। ये जो तीन पौधे हैं, ये पौधे हैं, पौधे थे कहाँ पे, स्वपोषी में। लेकिन ये पौधे हैं वो कैसे हैं, अपवाद हैं, वो एक्सेप्शन हैं कि ये पौधे होने के बाद भी कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या हैं, निर्भर हैं। बात करते हैं कि जो पौधे थे वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अगर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप बताओगे कि वह विधि जिस विधि से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वह विधि जिस विधि से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यह प्रक्रिया होती कहाँ है, तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। कहाँ होती है, तो यह प्रक्रिया पत्तियों में होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पत्तियों में कहाँ होती है, तो याद रखना पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में याद रखना मैग्नीशियम पाया जाता है। इस मैग्नीशियम की वजह से एक क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा होता है। और इस क्लोरोफिल के हरे होने के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। भोजन का निर्माण अगर आपसे पूछे कि पेड़ पौधे के भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका पहला आंसर होगा पत्ती। अगर पत्ती ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा क्लोरोफिल।
क्योंकि अगर आपसे पूछे कि आपके घर में क्या खाना बना है, तब भी आपका राइट आंसर वही होता है, या फिर पूछे कि आपके किचन में खाना क्या बना है, तब भी आपका आंसर सेम ही होगा। तो घर कैसा है? बड़ा है किचन से। अब एक क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया था कि किचन हाउस ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? तो याद रखना, किचन हाउस ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। लेकिन क्या ये भोजन अपना इतने आसानी से बना लेता है? अगर आपको रोटी बनाने के लिए बोला जाए कि आपको अपनी रोटी तैयार करनी है, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें आटा चाहिए, पानी चाहिए और हमें हीट चाहिए। फिर वो हीट आपके किसी भी रूप में हो, हीटर की हीट हो, चूल्हे की हीट हो, किसी भी प्रकार की गैस की हीट हो। तो सबसे पहले रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, पानी चाहिए और हीट चाहिए। उसी प्रकार पौधे अपना भोजन, क्वेश्चन आएगा, पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। मतलब पौधे की जो रोटी है, पौधे की जो रोटी है, उस रोटी का नाम क्या है? ग्लूकोज है। तो इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता है? तो सर ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें वाटर और मिनरल्स चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, जल एवं खनिज चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें सनलाइट चाहिए या फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? तो हमारे वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति पौधे कहाँ से करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति वायुमंडल से करेंगे। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। फिर कौन सी है? ऑक्सीजन है 21%। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा आपसे CO2 का परसेंटेज पूछते हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो रेलवे हो। एमपीएसआई में क्वेश्चन 2013 में पूछ लिया गया है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की खोज किसने की? पता है किसी को? नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। और ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं प्रिस्टले और दूसरे का नाम है सीले। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर घुसेगी कैसे? पत्तियों के अंदर घुसेगी कैसे? क्योंकि पौधा का मतलब भोजन कहाँ तैयार होना है? पत्तियों में तैयार होना है। तो जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों को स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण कर लिया जाता है। हमारे पिछले एग्जाम पुलिस में लगभग 2017 के टाइम पे जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों के किस भाग की तुलना मानव नाक से की जाती है? तो पौधों के किस भाग की तुलना? तो स्टोमेटा की तुलना, स्टोमेटा की तुलना कहाँ से की जाती है? मानव के नाक से की जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से हो जाती है? तो वायुमंडल से हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स, जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? वाटर एंड मिनरल्स, जल एवं खनिज की आपूर्ति कहाँ से होती है? वाटर एंड मिनरल्स की आपूर्ति कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जल एवं खनिज की आपूर्ति कहाँ से होती है?
तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि सर जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर से ही हमें क्या मिल जाता है? ग्राउंड वाटर से ही हमें वाटर एंड मिनरल्स की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हमने कह दिया और ये पानी कहाँ पत्तियों तक पहुंच गया है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।